30 एमसीक्यूज आप लोगों के सब्जेक्ट के हैं, 20 एमसीक्यूज आप लोगों के इंग्लिश के हैं। इसके अलावा आप लोगों के 20 एमसीक्यूज क्वांटिटेटिव रीजनिंग के हैं, 20 एमसीक्यूज आप लोगों के एनालिटिकल रीजनिंग के हैं। तो यहाँ पे 60 into 30 या 90 एमसीक्यूज और इनके मार्क्स बनेंगे 100। तो हम लोगों ने ये क्वांटिटेटिव भी क्लियर कर लिया, एनालिटिकल भी क्लियर कर लिया। सब्जेक्ट पोर्शन में मैं सबसे पहले आप लोगों को इंग्लिश के बारे में गाइड करूंगा। इंग्लिश के बारे में सिंपल सी एक चीज आप लोगों ने याद रखनी है। इंग्लिश है ना, इसकी आप लोगों को पीडीएफ आप लोगों को सर बिलाल ने शेयर की भी होंगी, लेकिन कई स्टूडेंट को प्रॉब्लम बनती है, नहीं पता चलता एनटीएस के लिए कौन सी है, हालांकि ऊपर लिखा भी होता है, उनको ढूंढने में प्रॉब्लम बनती है। तो ये आप लोगों को सर बिलाल अभी आपकी कम्युनिटी के अंदर भेज देंगे इंग्लिश की पीडीएफ, जस्ट उसको पढ़ के चले जाएं, जितना आपके नेट के रिलेटेड चीजें वो क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट पोर्शन है जिसमें स्टूडेंट को प्रॉब्लम बनता है ना, वो ये इंग्लिश वगैरह नहीं है, क्वांटिटेटिव होता है, उसको मैंने क्लियर करवा दिया। एनालिटिकल सबसे पहले यहाँ पे हम पोस्टमार्टम स्टार्ट करते हैं फिजिक्स का, ठीक है। फिजिक्स का पोस्टमार्टम स्टार्ट करते हैं। देखिए जी, फिजिक्स का आप लोग ने, अच्छा अब सारे स्टूडेंट मुझे बताएं, क्या आप मेरी चीजों को फॉलो करेंगे या अपनी मनमर्जी करेंगे? क्या जो चीजें मैं आपको रूटीन बना के दूंगा इसको फॉलो करेंगे? ब्लाइंडली ट्रस्ट करके इन चीजों को करना फॉलो, आप लोगों को फायदा होगा इन चीजों। वेरी गुड वेरी गुड, आयशा ने, फैसल ने और अब्दुल्ला दाऊद ये सब करेंगे, वेरी वेल डन। अच्छा जी, इन सारी चीजों को आप लोगों ने लाजमी करना है, इसके बाद आप अपनी चीजें कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा देखें, फिजिक्स के लिए आप लोगों का नेट को हम डिस्कस कर रहे हैं। मैं यहाँ पे साथ लिखता जाता हूँ, मैं एनईटी की बात नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बात नेट की हो रही है। अब भाई नेट के अंदर फिजिक्स क्या आता है? बेसिक, बिल्कुल बेसिक लेवल, पूरा तैयार करवा रहा हूं, आप लोग देखते तो हैं, बिल्कुल आता है बेसिक लेवल। अब बेसिक लेवल कहां से आएगा? मैट्रिक की बुक्स में से आ रहा होता है, और प्लस आएगा आप लोगों की इंटर की बुक्स में से। कॉन्सेप्ट जितने होंगे वो होंगे मैट्रिक की बुक वाले, और जितनी बुक लाइंस होंगी वो इंटर की होंगी। मैं क्लियर कट बता रहा हूं, बुक लाइंस और यूनिट्स ये सारे किधर से आएंगे? इंटर से। कॉन्सेप्ट अगर कोई पूछेगा ना, जैसे डैश इज यूज्ड टू चेंज पोजीशन, कौन सी चीज पोजीशन चेंज करने के लिए यूज की जाती है? फोर्स। तो अब ये जो कॉन्सेप्ट्स है ना, दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन मैट्रिक क्लासेस, मैट्रिक की क्लासेस में जो आप लोगों ने पढ़ रखे हैं कॉन्सेप्ट उधर से आएंगे, लेकिन जो बुक लाइंस उठाई जाएंगी, जो यूनिट्स पूछे जाएंगे, फॉर्मुलाज पूछे जाएंगे, वो आप लोगों के इंटर में से आएंगे। फॉर एग्जांपल मैं कोशिश करता हूं आप लोगों को 100% कवर करवा दूं फिजिक्स का पोर्शन सबसे पहले। अब फिजिक्स में हमारे पास जनाब 11 भी है और 12 भी है, इंक्लूडिंग मैट्रिक भी, इसको भी इंक्लूड करते हैं। जैसे सबसे पहले देखें, टोटल 11 12 के कितने चैप्टर्स हैं? 21 है। जैसे मैं बेसिक से स्टार्ट करता हूं, जैसे अब मैं यहाँ पे आप लोगों को एनटीएस नेट के पास पेपर भी करवा रहा हूँ फिजिक्स के, और साथ में जो भी एक्सपेक्टेड है वो भी करवाता है। जैसे सबसे पहले आप लोगों ने बताते जाना, एक्टिव हो जाए, अपना जो मोबाइल फोन टैबलेट वगैरह लैपटॉप है उसका ये मैसेज वाला ऑप्शन रेडी रखें। सबसे पहले मुझे ये बता दें कि हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, मुझे बताएं कि जो यूनिट्स होते हैं ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज वो टोटल कितनी तरह के होते हैं? ऑप्शंस मैं आपको दे देता हूं। यूनिट्स ऑफ, यानी टाइप्स में कह देता हूं क्लियर करके, टाइप्स ऑफ यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज कितनी तरह के हैं? 2 तरह के, 3 तरह के, 4 तरह के, या डेल्टा ऑप्शन 5 तरह के? जल्दी से बताएंगे, वेरी गुड भाई। देखें ना, एक हमारे पास बेस यूनिट होते हैं, एक ड्राइव यूनिट होते हैं, और एक सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी होते हैं ना। आप लोग सब दो पर्टिकुलर लगाएं, लेकिन ऐसे आप गलत कर देते हैं। तो 3 इसका राइट ऑप्शन होगा, 3 इज राइट ऑप्शन। जल्दी से आप लोगों ने देखते जाना, ठीक है। अच्छा जी, वेरी गुड। इसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं, जी बिल्कुल सही बताया, बेस ड्राइव और सप्लीमेंट्री, वेरी वेल डन। अच्छा अब दूसरा एमसीक्यू, अगर मैं आप लोगों से पूछता हूं ना सिर्फ यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, बड़े ध्यान से देखना है, यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज कितने हैं? ऑप्शन अगर आ जाता है 2 3, सी ऑप्शन आपके पास आ जाता है इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, और डेल्टा ऑप्शन आपके पास आ जाता है 4। तो अब किस पे टिक लगाएंगे? इन्फिनिटी पे टिक लगाएंगे। क्यों बोला? क्योंकि देखें ना, फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट्स कितने हैं? वो अनलिमिटेड है। कैसे कैसे भाई? फिजिकल क्वांटिटीज में तो आपकी बेस क्वांटिटीज आ जाती है, उसके 7 यूनिट्स आ जाएंगे, साथ में आपकी ड्राइव क्वांटिटीज कितनी है? भाई ड्राइव तो इन्फिनिटी है ना, जैसे मास, एक्सेलरेशन, ये हमारे पास डिस्टेंस, स्पीड वगैरह, वेलोसिटी वगैरह, वो सारी तो वो तो अनलिमिटेड है। तो टोटल हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट्स कितने हैं? इन्फिनिटी है। लेकिन अगर वो टाइप्स ऑफ यूनिट कह देना, देखें वेरी प्रिसाइजली, टाइप्स ऑफ यूनिट कितने हैं? तो वो 3 तरह के होते हैं। आई होप ये आपको क्लियर होगा। अच्छा अब सारे स्टूडेंट बताएं जरा, आप लोगों का एक एमसीक्यू मैं गलत करवाता हूं, देखिएगा। मुझे बताएं सबसे पहले कि फोर्स क्या क्वांटिटी है? फोर्स वेक्टर है या स्केलर? जल्दी से बताएं, शाबाश। और शॉर्ट शॉर्ट लिख लिया, वीईसी लिख लिया, एससीए, मतलब मुझे थोड़ा सा हिंट आप लोगों ने देना होता है बस। वेरी गुड वेरी गुड, सबको पता है कि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बिल्कुल ठीक है। थोड़ा बहुत तंग करूंगा आप लोगों को, मुझे बताएं डिस्टेंस क्या है? अब थोड़ा बहुत करूंगा आप लोगों को। देखें डिस्टेंस क्या है? स्केलर, चलिए नहीं पता मैं बता देता हूं, सबको इतना तो पता ही होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर। अभी पास पेपर के एमसीक्यूज बता रहा हूं, नेट में जो आ चुके हैं। अच्छा मुझे बताएं मोमेंटम क्या है? मोमेंटम इनके अलावा नहीं आएगा नेट में, देखिएगा। मोमेंटम भी क्या है? वेरी वेल डन, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा अगर मोमेंटम वेक्टर है पी इक्वल टू एम, और ये डिपेंड किस पे कर रहा होता है? वेलोसिटी पे कर रहा होता है, यू नो ऑल, वेलोसिटी पे कर रहा होता है ना। अच्छा चाहे ये लीनियर मोमेंटम या एंगुलर मोमेंटम भाईजान, ये दोनों के दोनों क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। चलिए डन हो गया। अच्छा मुझे ये तो बताएं फेज एंगल, फेज एंगल ये क्या है हमारे पास? ये हमारे पास क्या है? अच्छा इसके मैं ऑप्शन दूंगा, रुकें रुकें, नहीं नहीं नहीं, बरियाल, असद, नहीं नहीं असद नहीं, साद है, दाऊद, आप रुकें प्लीज, एक मिनट रुकें, ठीक है। फेज एंगल के पहले ऑप्शन तो सुन ले भाई, पहले ऑप्शन सुन ले, मजा आएगा आपको, सुन तो लें। फेज एंगल इज वेक्टर होता है, आप पहले सुन लें, उसके बाद मैं आपको बताता हूं, ठीक है। अच्छा जी, ऑप्शन 1 है वेक्टर, ऑप्शन 2 है स्केलर, ऑप्शन सी है बोथ, डेल्टा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। बताएं शाबाश, अब मुझे बताएं, ठीक है वेरी गुड। अच्छा जी, जो हमारे पास, वेरी वेल डन। अब मुझे ना नाम लेना पड़ेंगे क्योंकि इन बच्चों ने बहुत अच्छी अचीवमेंट की और मैक्सिमम स्टूडेंट ने बिल्कुल ठीक बताया, नन ऑफ दीज आएगा, वेरी वेल डन। अच्छा फिर ये फेज एंगल हमारे पास क्या है भाई? फेज एंगल को अगर आप लोग देखेंगे ना, तो फेज एंगल अगर देखा जाए तो इसमें डायरेक्शन होती है, जैसे आपको पता ही है, एंगल इज ऑलवेज मेजर फ्रॉम एंटी क्लॉकवाइज, यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस से नेगेटिव एक्स एक्सिस में मेजर किया जाता है इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंगल इज ऑलवेज मेजर फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस टुवर्ड नेगेटिव बट इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बट अब भाई इस एंगल में डायरेक्शन तो आ रही है, एग्री और नॉट? अभी जो मैं चीजें बताता जाऊं एग्री करते हैं आप लोग, या ना करें तो भी बताएं, क्या एग्री करते हैं इसमें डायरेक्शन होती है? क्या इसकी मैग्नीट्यूड होती है भाई 180 डिग्रीज? व्हाट इज दैट 180? 75 डिग्रीज? व्हाट इज दैट 75? दैट इज एक्चुअली मैग्नीट्यूड। मैं आपसे कहता हूं पाई/3 रेडियन, व्हाट इज पाई/3 मैग्नीट्यूड? व्हाट इज रेडियन यूनिट अलोंग दैट डायरेक्शन? तो भाई मैग्नीट्यूड भी है और यूनिट भी है और डायरेक्शन भी है, इट शुड बी वेक्टर ना, वेक्टर होना चाहिए। लेकिन फिर भी ये जो फेज एंगल है इसको बोला जाता है कि दैट विल एक्ट एज स्केलर। स्केलर इसके लिए इतना प्रिसाइज नहीं है, बल्कि इसके लिए टेंसर क्वांटिटी कहना ज्यादा अच्छा होता है। उसकी रीजन क्या है भाई? फेज एंगल के अंदर याद रखना है, जैसे कि इसमें यूनिट भी है, इसमें मैग्नीट्यूड भी है, इसमें डायरेक्शन भी है, तो हमारे सिलेबस पे ना एक वेक्टर की डेफिनेशन बड़ी इनकम्प्लीट है, उसको मैं गलत तो नहीं कहूंगा, इनकम्प्लीट है। अब यहाँ से कई चीजें आप लोगों से पूछी जाती हैं, वेक्टर स्केलर तो फेवरेट टॉपिक है एनटीएस नेट में। जैसे वेक्टर का बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मतलब बेसिक क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, वेक्टर इज दैट क्वांटिटी हैविंग यूनिट प्लस मैग्नीट्यूड। भाई जिसके पास यूनिट होगा, मैग्नीट्यूड होगा, अलोंग दैट डायरेक्शन, बस ये वो वेक्टर है। भाई एक चौथी चीज तो ऐड ही नहीं की है, वो है इट शुड ओबे द लॉज ऑफ वेक्टर। लॉज ऑफ वेक्टर को भी ओबे करना चाहिए, 4 नंबर पे चीज आती है तब जाके उसको वेक्टर बोला जाता है। अच्छा कोई पूछेगा कैसे बोला, तो उसको एग्जांपल उठा के देना फेज एंगल की, अगर कहीं कोई और एग्जांपल तो फिर उसको करंट की एग्जांपल देना। अब जरा देखें, आपको प्रॉपर फील करवाता हूं, देखें भाई फेज एंगल को उठा के देखें, जैसे मैंने लिखा पाई/6 रेडियन, शाबाश, पाई/6 रेडियन। अच्छा जी बिल्कुल अमार, अमार अब आप मुझे ये बताएं, वेरी गुड, आपने बिल्कुल अमार ठीक बताया, और मैं आपका नेम सबसे पहले लेना था, पहले भी आपने सबसे पहले बताया, वेरी गुड, हेड्स ऑफ, शाबाश। अब आप अमार मुझे ये बताएं कि जो फेज एंगल है इसमें पाई/6 जो आया, क्या ये मैग्नीट्यूड है? सारे स्टूडेंट बताएं, बिल्कुल मैग्नीट्यूड है। रेडियन क्या है? यूनिट है। तो भाई ये हमारे पास आ गया मैग्नीट्यूड, ये आ गया यूनिट, ये सारा आपको समझना बहुत जरूरी है। और साथ में मैं कहता हूं इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो भैया देखना इसमें तीनों चीजें तो आ रही हैं, यूनिट भी, मैग्नीट्यूड भी, डायरेक्शन, लेकिन ये लॉज ऑफ वेक्टर को ओबे नहीं करता, सो दैट इज व्हाई फेज एंगल इज नॉट अ वेक्टर बट इट इज अ स्केलर, बट वेरी प्रिसाइजली इट इज अ टेंसर क्वांटिटी।
टेंसर क्वांटिटी। अच्छा करंट को उठा के देख लें भाई, कभी आपने बोला 5 एम्पीयर का करंट, ना ना ना, हम बोलते हैं 5 एम्पीयर का करंट ईस्ट टू वेस्ट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। भाई आपने किरचॉफ रूल पढ़ा, आप लोगों ने किरचॉफ रूल पढ़ पढ़ के उसको पागल कर दिया। आपने ये बताया भाई उसके अंदर एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये होगा तो वो होगा। फिर आप लोगों ने व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा, उसके अंदर भी बेचारे करंट की डायरेक्शन को आपने घुमाया। भाई करंट को आप लोग मेजर नहीं कर सकते हो विदाउट इस डायरेक्शन, क्योंकि आपको कैसे पता चलेगा करंट पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव? भाई करंट इज एक्चुअली इन पॉजिटिव सेंस, नेगेटिव नहीं होता। नेगेटिव इंडिकेट्स जस्ट द डायरेक्शन ऑफ करंट, सो इट इज वेरी कंपल्सरी टू मेंशन करंट्स वैल्यू एंड मैग्नीट्यूड अलोंग दैट इट्स डायरेक्शन। तो इसलिए करंट में भी लाजमी तौर पे डायरेक्शन होती है, लाजमी तौर पे डायरेक्शन होती है, मैग्नीट्यूड भी है और यूनिट भी है। लेकिन स्टिल करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, करंट को स्केलर बोला जाता है। अगर स्केलर का ऑप्शन होगा स्केलर पे टिक लगाना है, अगर स्केलर का ऑप्शन नहीं है तो फिर टेंसर पे टिक लगाना है। अगर दोनों ऑप्शन एक लाजमी होगा, अगर दोनों नहीं है तो नन ऑफ दीस पे लगाना है। तो करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। आई होप आप लोगों को यहाँ तक चीजें क्लियर होंगी। अच्छा इसके बाद अब हम आ जाते हैं इसकी कुछ डायमेंशंस की तरफ, आ जाते हैं अब कुछ और चीजों की तरफ। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको लिख के दे देता हूँ किन डायमेंशन यूनिट्स वगैरह आपके लिए इंपॉर्टेंट है भाई, यानी आपको मैं यहाँ पे ऊपर एक और चीज लिख के दे देता हूँ। ये क्वांटिटीज वेक्टर हैं या स्केलर, इनके यूनिट्स क्या हैं, इनकी डायमेंशंस क्या हैं और इनके फॉर्मूलाज क्या हैं। ये जो भी मैं क्वांटिटीज लेके दे रहा हूं ना, क्या आप लोग याद करेंगे, इन चीजों को याद रखना। जैसे स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले आप लोग देखें मेरे भाइयों मेरी बहनों, सबसे पहले आप लोग लिखेंगे फोर्स, फोर्स को आप लोगों ने सबसे पहले देखना है। इसके बाद मोमेंटम को, अब मोमेंटम समझ आ गई होगी। इसके बाद प्रेशर को, ठीक है। अच्छा बल्कि साथ से लिखते भी जाते हैं ना, ऐसे नहीं सही होगा। फोर्स क्या हमारे पास इक्वल टू एफ इक्वल टू एम ए, तीनों चीजें बताएं। वेक्टर है बिल्कुल ठीक है, वेक्टर है। यूनिट क्या होगा न्यूटन, डायमेंशन क्या बनेगी यहाँ से निकालेंगे एमएलटी माइनस 2, फार्मूला क्या होगा एम ए। अब सबका आप लोगों ने करते जाना है। इसके बाद लीनियर मोमेंटम दैट विल बी एमवी। इसके बाद प्रेशर जो कि हमारे पास फोर्स पर यूनिट एरिया। इसके बाद हमारे पास एंगुलर मोमेंटम आर क्रॉस पी, इन सब के आप लोगों ने बताते जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है इंपल्स एफ क्रॉस टी, ठीक है, देखते हैं सबका एफ क्रॉस टी आ जाता है। इसके बाद हमारे पास वेलोसिटी के बारे में मैंने आपको बता दिया, इतना याद रखना जरूरी है। इसके अलावा सेंट्रीपिटल फोर्स, कोई भी फोर्स है उसका ये सेम ही आएगा। इसके बाद स्ट्रेस आ जाता है सिग्मा, वो भी होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। इसके बाद स्ट्रेन आ जाता है, वो होता है चेंज इन डायमेंशन अपॉन में ओरिजिनल डायमेंशन, ठीक है, ओरिजिनल डायमेंशन, ये याद रखना आप लोगों ने। इसके अलावा यंग्स मॉडुलस को देख लें। यंग्स मॉडुलस क्या होगा, टेंसाइल स्ट्रेस अपॉन टेंसाइल स्ट्रेन। स्ट्रेस तो क्या होगा एफ अपॉन ए और ये हो जाएगा डेल्टा एल अपॉन एल, इसको याद रखना। इसका सेम यूनिट होगा, डायमेंशन होगा जो कि इसका, या आप इसको ऐसे याद रखना, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, इसको याद रख सकते हैं आप लोग। इसके अलावा आप लोगों ने याद रखना है कि हमारे पास जो स्ट्रेन एनर्जी होती है वो किसकी इक्वल होती है 1/2 स्ट्रेन 1/2 इनटू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू स्ट्रेन स्क्वायर, इसको याद रख सकते हैं आप लोग। इसके अलावा वर्क का याद रख सकते हैं, वर्क हमारे पास क्या होता है एफ डॉट डी, एफ डी आ जाता है। इसके अलावा एनर्जी और वर्क डन बिल्कुल सेम होते हैं, एनर्जी और वर्क डन दोनों का डायमेंशन वगैरह बिल्कुल सेम होती है, ये भी आप लोगों ने याद रखनी है। इसके अलावा टॉर्क का याद रखना है आर क्रॉस एफ, ठीक है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके बारे में याद रखना है। अब जितने मैं, हालांकि फॉर्मूलाज वगैरह हमारे पास बहुत ज्यादा है, लेकिन जो चीजें मैं इधर आपको बता रहा हूं ये आपके नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को चीजें क्लियर होनी चाहिए। बहरहाल यहाँ पे जितनी मैंने चीजें लिखी हैं सब के आप लोगों को यूनिट पता हो, डायमेंशन फॉर्मूलाज तो बहुत अच्छा हो जाएगा। लास्ट पे दो और फॉर्मूलाज हैं वो भी आप लोग देख लें। एक डेंसिटी होता है, डेंसिटी इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये आप लोगों ने याद रखना है, डेंसिटी के बारे में आ जाता है। और इसके अलावा हमारे पास इंपल्स के बाद हाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमारे पास होता है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, वो अप्लाइड फोर्स के इक्वल होता है, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, ये किसके इक्वल होगा, ये हमारे पास होगा अप्लाइड फोर्स के, याद रखना आप लोगों ने। तो आई होप आप लोगों को ये वाला टॉपिक मैंने डिटेल में करवा दिया, आप लोगों को ये चीजें अच्छे से क्लियर भी नहीं होंगी। इसके अलावा हमारे पास ना कुछ दो तीन चीजें आ जाती हैं, जैसे आप लोग देख लें फ्रेम ऑफ रेफरेंस में से एमसीक्यूज आ जाते हैं। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप लोगों ने याद रखना, दो होते हैं। अब वो एमसीक्यूज कैसे मैं बता देता हूँ। एक होता है इनर्शियल और एक होता है नॉन इनर्शियल, बस इतना याद रखना है। इनर्शियल में इनर्शिया होगा यानी नॉन एक्सेलरेटेड, नॉन एक्सेलरेटेड, नॉन एक्सेलरेटेड का मतलब है कि इसमें एक्सेलरेशन नहीं होगा, ठीक है, इसमें एक्सेलरेशन नहीं होगा, यानी एक्सेलरेशन इक्वल टू 0 होगा। इसके बाद दूसरा हमारे पास होता है नॉन इनर्शियल, जिसको बोलते हैं एक्सेलरेटेड। अब एक्सेलरेटेड का मतलब क्या होगा कि एक्सेलरेशन होगा यानी एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू होगी। ये एमसीक्यूज आप लोगों से पूछा जाता है। इसके अलावा इक्वेशन ऑफ मोशन तो आप लोगों को पता होगी, वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। इसके अलावा हमारे पास आ सकती है 2as इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, एक आ जाती है एस इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन आप लोगों को आनी चाहिए और इनको अप्लाई करना भी आप लोगों को आना चाहिए। इसके अलावा बहुत ही फेवरेट एमसीक्यूज वो आते हैं आप लोगों के वर्क और एनर्जी में से। अब इसका जरा पोस्टमार्टम करते हैं। वर्क और एनर्जी में से कैसे कैसे, जैसे अगर एक पर्सन है, जैसे बल्कि एमसीक्यू नेट पर मैं डिस्कस करूंगा, नेट में भी एमसीक्यू आया होता है कि गिव एन एग्जांपल इन व्हिच वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन हैविंग ऑपोजिट साइन, कि भाई कोई ऐसा एग्जांपल बताओ जिसमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन हैविंग ऑपोजिट साइन, जिसमें दोनों के ऑपोजिट साइन कह लो या ऑपोजिट डायरेक्शन कह लो। भाई वेरी सिंपल, व्हेन अ पर्सन थ्रो एनी ऑब्जेक्ट टुवर्ड अपवर्ड, कि भाई जब कोई बंदा ऊपर की तरफ कुछ चीज को फेंकेगा, जैसे ये एक बंदा है और ये किसी चीज को ऊपर की तरफ फेंक रहा है, तो भाई मुझे बताओ मेरे भाइयों, ऊपर की तरफ जब ये इसको फेंकेगा तो जिधर फेंका उधर कोई वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी ना। एक्सेलरेशन किसकी तरफ होगा, नीचे की तरफ ड्यू टू ग्रेविटी। मानते कि नहीं मानते, एक्सेलरेशन किधर होगा, नीचे की तरफ ड्यू टू ग्रेविटी। तो क्या वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ऑपोजिट हुई या ना हुई, यस और नो लिख के बताएं। फैसल याकूब को फुल क्लियर है, लीजा हुदा महमूद को और फातिमा को भी वेरी वेल, उमर को भी सबको क्लियर होगा, ऐसे जब्बार माइमा रियाल वेरी गुड सबको। तो वेरी गुड, ऐसे आप लोगों ने थोड़ा सा ना आप लोगों ने कॉमन सेंस भी यूज करना है कि भाई कब ऑपोजिट डायरेक्शन होगी। अच्छा अगर इसी चीज को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं, जैसे नेट वाले आप लोगों से ये पूछ लेते हैं कि गिव एन एग्जांपल इन व्हिच वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन हैविंग सेम डायरेक्शन, तो भाई सेम डायरेक्शन कब होगा, अ बॉडी मूविंग डाउनवर्ड, कि भाई अ बॉडी मूविंग डाउनवर्ड, कोई एक बॉल है वो नीचे की तरफ आ रहा है, तो भाई जब वो नीचे की तरफ आ रहा है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर है, नीचे की तरफ है। एक्सेलरेशन भी आप लोगों का किधर है, नीचे की तरफ है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में हुए या ना हुए। इसके बाद मैं वैसे तो बहुत ज्यादा एग्जांपल है ना, मैं बहुत ज्यादा एग्जांपल आपको दूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग देखेंगे ना कि एक बाइसाइकिल या कोई कार वगैरह जा रही है, तो उसके अंदर जब आप लोग ब्रेक्स अप्लाई करते हो तो ब्रेक्स बेसिकली रिटार्डेशन को बताते हैं, वो आपके डिसेलरेशन को बता रहे होते हैं कि आप लोगों के इंजन के बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगती है, अब बॉडी फिर भी आगे की तरफ जाती है, यानी आप लोग देखेंगे ना तो वेलोसिटी फिर भी आगे की तरफ है और एक्सेलरेशन किधर को प्रोड्यूस होता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि जिधर फोर्स लगती है उधर ही एक्सेलरेशन पैदा होता है। यही तो न्यूटन सेकंड लॉ ने बताया था, एम ए इक्वल टू एफ, यानी एफ इक्वल टू एम ए। यही तो न्यूटन सेकंड लॉ ने बताया था कि व्हेन अ कार इज मूविंग इन सर्टेन डायरेक्शन, व्हेन वी अप्लाई फोर्स सडनली द वेलोसिटी डायरेक्शन एंड एक्सेलरेशन डायरेक्शन आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे जब फोर्स अप्लाई की जाती है इसकी गाड़ी के ऊपर। आई होप आप लोगों को ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। अच्छा जी, अब ये वाले वर्क एनर्जी वाले मैंने आपको बता दिया। अब मैं सीक्वेंस वाइज चलता जा रहा हूं। इसके बाद जैसे चैप्टर 1 से मैंने फर्स्ट से स्टार्ट किया हुआ है, तो मैं आपको एक थोड़ा ये चीज बताता जाता हूं। इसको सर्कुलर मोशन की अगर हम बात करें तो इसके अंदर से बहुत इंपॉर्टेंट पूछ लेते हैं। सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स बहुत फेवरेट टॉपिक है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर इसका फार्मूला है। पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। भाई फोर्स दुनिया जहां की कोई भी होगी ना उसका यूनिट तो न्यूटन ही होगा, फोर्स कोई भी होगी उसका यूनिट भैया न्यूटन ही होगा, और वो ये आ जाता है। और वी इक्वल टू आर ओमेगा, ऐसे मजा नहीं आएगा। तीन चीजें बताऊंगा आप लोगों को बहुत फायदा देंगी। एक आप लोगों ने याद रखा होगा एस इक्वल टू आर थीटा, कई लोगों ने पढ़ा होगा एल इज इक्वल टू आर थीटा, बिल्कुल सेम ही है, ठीक है। फिर आप लोगों ने पढ़ा होगा वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, फिर आप लोगों ने पढ़ा होगा ए इज इक्वल टू आर अल्फा। ये तीनों ना बहुत ही मजे के तीनों ये रिलेशंस हैं, मैं आपको बता नहीं सकता, कोशिश करता हूं बताने की कि कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट और अच्छे हैं। अगर आप इन तीनों में एक चीज नोटिस करेंगे तो वो आर आर है, आर आर है, ठीक है। और अब नोटिस करते हैं मजे मजे की चीजें, जैसे आप लोग पहला नोटिस किया चीज आप लोगों ने कि आर 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 है,
ठीक है। दूसरी चीज आप लोगों ने नोटिस की भाईजान के लेफ्ट साइड पे लीनियर डिस्टेंस, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन। तीसरी चीज आप लोगों ने नोटिस की राइट साइड पे एंगुलर डिस्टेंस, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन। मजा आया कि नहीं आया? अब ये चीजें मैं आप देखें कैसे चेंज करके आपको बताता हूं, जरा देखें, पढ़े हुए तो पहले भी आप लोगों ने होंगे। अब आप लोगों से ये पूछा जाएगा कि आर टाइम्स, अब सुनते जाएं, आर टाइम्स एंगुलर डिस्टेंस। अब पेपर वाला देखो कितना चेंज करेगा। आप लोग शरारती हैं तो वो भी थोड़ा बहुत शरारती करता है, उसको पता है कि शरारती बच्चे टेस्ट देने आए हैं तो वो भी थोड़े बहुत घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चन पूछता है। अब आपसे कहेगा आर टाइम्स एंगुलर डिस्टेंस, तो भाई परेशान तो होना ही नहीं ना। आर टाइम्स, टाइम्स का मतलब तो मल्टीप्लाई होता है ना। आर टाइम्स एंगुलर डिस्टेंस, एंगुलर डिस्टेंस किसे कहते हैं? थीटा को। तो आर थीटा किसके इक्वल आएगा? नीचे ऑप्शंस आप लोगों को दे रखे होंगे, एस के इक्वल है, वी के इक्वल है, या आप लोगों को एल के इक्वल लिखा हुआ है, या आप लोगों को दिया हुआ है बोथ ए एंड सी। तो किस पे टिक लगाएंगे? बोथ ए एंड सी पे, क्योंकि वही एस होता है वही एल होता है। ठीक है, तो ये याद रखना है। क्या सारे स्टूडेंट बताएं फुल क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जल्दी से बताएं। इसी तरह आप लोग दूसरे रिलेशन को भी अप्लाई कर सकते हो, तीसरे को भी कर सकते हो। ये देखो ना, v इक्वल टू आर में ये क्या लिखा हुआ है? आर टाइम्स एंगुलर वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू लीनियर वेलोसिटी। आर टाइम एंगुलर एक्सेलरेशन, अल्फा किसको कहते हैं? एंगुलर एक्सेलरेशन को। ये एंगुलर एक्सेलरेशन होता है ना, तो भाई आप लोग इसको ऐसे याद रख सकते हो। आर टाइम एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू लीनियर एक्सेलरेशन, आर टाइम एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू लीनियर वेलोसिटी, आर टाइम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू लीनियर डिस्टेंस। आई होप आप लोगों को यहाँ तक चीजें क्लियर है। इसके अलावा दो टॉपिक्स बड़े फेवरेट हैं। टॉर्क वाला जो कि इक्वल होता है आर क्रॉस एफ के, आर क्रॉस एफ के। अच्छा, इसके डायमेंशन देखें कैसे निकलती है, टॉर्क की पूछ लेते हैं। टॉर्क में डिस्टेंस है, डिस्टेंस की क्या हो जाएगी? कैपिटल एल। फोर्स की क्या है? एम ए, एम की एम होगी, और एल की सॉरी ए है ना, ए की हो जाएगी एल टी माइनस टू। ठीक है, तो ये पूरा क्या बन गया? एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। आई होप आप लोगों को टॉर्क की डायमेंशन पता चलती है, ये नहीं भूलनी है, याद रखनी है। लेकिन मैं एक सजेशन आप लोगों को यहाँ पे कोट करना चाहता हूँ। सजेशन ये है कि काइंडली अगर आप लोगों को डायमेंशन नहीं याद आ रही तो तुक्का ना लगाएं, आधा कोई मिनट निकाल के उसको कैलकुलेट कर लें, दैट वुड बी मोर इफेक्टिव। आप लोगों को गलती का चांस नहीं होगा, ठीक है ना? शाबाश। अब जैसे कोई भी रिलेशन आप उसको देख सकते हैं, तो यहाँ पे अच्छा जी मैं फर्दर मूव करता हूं, दूसरा लिखना। एक तो ये मैंने आपको बताया, दूसरा एंगुलर के बारे में, एंगुलर मोमेंटम के बारे में, जो कि आर क्रॉस पी है। भाई जरा इसकी मुझे डायमेंशन निकाल के दिखाएं, हम मिल करते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आर की एल होगी, अब मोमेंटम होता है एम वी, तो वो बनेगी एम एल टी माइनस वन। एम आई राइट? तो ये क्या बन गई? एम एल स्क्वायर टी माइनस वन। अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे भी एक सजेशन दूं ना, तो वो सजेशन आप लोगों के एनईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि भाई अगर आप लोग वाकई में अपना एनईटी देना चाहते हैं और ईकैट वगैरह, उसके लिए एक चीज नोट कर लें, नेट के लिए इतना ज्यादा वर्क करने की जरूरत नहीं, जो चीजें बता रहा हूं उसको अच्छे से कर लें, 100% नेट हो जाएगा। लेकिन एनईटी ईकैट में आपको बहुत ज्यादा चीजें करना पड़ती हैं, जो कि एक बिल्कुल रियल में एक बात है, तो आपको करना पड़ती है। इसके लिए आप लोग ना टेबल बना लें, बड़े बड़े टेबल बना लें, जितनी आपकी फिजिक्स में जितनी फिजिकल क्वांटिटीज है ना, एक साइड पे लिखें, उनके अगर डायमेंशन लिखते जाएंगे, वो सारा खुद करें। भाई उसका ये मकसद नहीं होगा उसको रट लगा के चले जाओ, रट लगा के जाओगे तुक्का लगाओगे, गलत हो जाएगा, 90% चांस गलत करोगे। टॉर्क की जगह पे मोमेंटम वाली लिख के आ जाओगे, गलत होगा। उसका ये फायदा होगा जब आप अपने हाथ से उसको कैलकुलेट करके लिखोगे ना, तो आपकी प्रैक्टिस बड़ी शार्प हो जाएगी, प्रैक्टिस बहुत फास्ट हो जाएगी। और यही तो टेक्निक्स है आपका टाइम मैनेज करने की। स्टूडेंट कहते हैं सर टाइम नहीं मैनेज होता है, वो उसके पीछे फ्लॉज क्या होता है? प्रैक्टिस नहीं करते, बस बड़ी बड़ी जो चीजें उसको देखते हैं, खुद अच्छा अपने आप एनालिसिस कर लें। आप लोग अभी क्या करते हो? स्क्रीन के ऊपर पढ़ते जा रहे हो, आप लोगों का स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है इस पे, और आपका जो आप लोग लिखने वाला हाथ से लिखने वाला काम है वो खुद देख लें, बहुत थोड़ा है। तो उधर तो अब जितना हाथ से लिखेंगे ना, ये साइकोलॉजी के मुताबिक जितना आप लोग अपने खुद हाथ से लिखेंगे, प्रैक्टिस करके लिखेंगे, तो उतना जल्दी चीजें आपको याद होंगी। इनफैक्ट मैं आप लोगों को यहाँ पे ये भी कहूंगा कि जो आपके उर्दू वगैरह के पास स्टडीज की चीजें होती है ना, उसको भी ऐसे वगैरह लिख के किया करो, बहुत अच्छे याद हो जाएंगे। एक तो राइटिंग, मेरे ख्याल में तो आप लोगों ने जिंदगी में ऐसे लिखना है उर्दू का, तो आप लोगों ने एनुअल पेपर में लिखना है, ठीक है, कभी घर में नहीं लिखना। तो इसलिए फिर वो टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम होती है। माय पॉइंट ऑफ कंसर्न इज कि आप लोगों का टाइम क्यों नहीं मैनेज होता है, चाहे नेट है एनीथिंग, तो उसके पीछे रीजन ये होती है, प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते हैं। तो बहरहाल आगे नेक्स्ट मूव करते हैं, तो हमारे पास बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक आ जाता है, इक्वेशन ऑफ बर्नौली और कंटिन्यूटी है, उसके बारे में देख लें। A1 V1 इक्वल टू A2 V2, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। डायरेक्ट आप लोगों को उस टॉपिक्स का मेन चीजें बता रहा हूं। ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये कहता क्या? कहता है कि जहां पे एरिया ज्यादा वहां पे वेलोसिटी कम, जहां पे एरिया कम वहां पे वेलोसिटी ज्यादा। जैसे फॉर एग्जांपल पाइप है ना, गार्डनिंग के लिए यूज किया जाता है। अब पाइप की अक्सर आप लोगों ने देखा है, पाइप है ना, फॉर एग्जांपल उसका ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये वाला उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया फॉर एग्जांपल, उस पाइप को ना आगे से उसकी जो नोजल है उसको आप लोग ना थिन कर देते हैं। कैसे? प्रेस करके, ऐसे ही ना उसको प्रेस किया जाता है। जब प्रेस करते हैं तो उसका जो बर्स्ट है वो ज्यादा दूर तक जाएगा। अब आपने एक्चुअल में किया क्या? आपने उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना उसको कम किया। उसको कम करने से आपको मिला क्या? वेलोसिटी ज्यादा मिली है। तो थिंग इज के वेयर एरिया इज ग्रेटर वेलोसिटी विल बी मिनिमम। भाई टैप को देख लें, टैप को देख लें, अगर कोई इतना बड़ा टैप है उसमें से पानी स्लोली स्लोली नीचे की तरफ आएगा, अगर कोई छोटा टैप है तो उसमें से वाटर की स्पीड ज्यादा हो जाएगी। तो थिंग इज के वेयर एरिया इज ग्रेटर वेलोसिटी विल बी मिनिमम, एंड वेयर एरिया इज मिनिमाइज्ड और मिनिमम, या आपने खुद मिनिमाइज किया या ऑलरेडी मिनिमम था, देयर वेलोसिटी विल बी हाईएस्ट। आई होप आप लोगों को ये चीज क्लियर हुई होगी। और ये किसका एप्लीकेशन बता रहा हूं? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बेसिकली मैं बताती है A1, लेकिन इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा सेम होगा। अगर आप इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो कांस्टेंट, कांस्टेंट होगा। जितना एरिया ज्यादा होगा उतनी वेलोसिटी तो कम हुई है, लेकिन आपने अगर एरिया कम कर दिया तो वेलोसिटी ज्यादा, लेकिन इनका प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट। और ये किसके इक्वल होता है? ये बड़ा मजे की चीज है। A1 V1 इक्वल टू A2 V2, और ये दोनों किसके इक्वल है? हैं तो कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट किसके इक्वल होता है? ये बात कभी भी नहीं भूलनी, ये वॉल्यूम फ्लो, यानी वॉल्यूम फ्लो पर रेट के इसके इक्वल होता है। वॉल्यूम फ्लो पर रेट का मतलब होता है v अपॉन टी, वॉल्यूम अपॉन टाइम। ये याद रखना, दैट इज नॉट वेलोसिटी, वॉल्यूम अपॉन टाइम के इक्वल होता है। फिर मैं आपको बताता हूं, अगर कोई आपसे पूछे अभी नेट के अंदर कि व्हाट इज कांस्टेंट इन इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, तो कांस्टेंट क्या होता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में? तो आपने कहना डेल्टा v अपॉन टी, या डेल्टा v अपॉन टी लिखा होगा या v अपॉन टी, लेकिन कीप रिमेंबर दैट v इज नॉट वेलोसिटी, दैट इज वॉल्यूम। ये वॉल्यूम होता है। आई होप आप लोगों को ये भी चीजें क्लियर हुई होंगी। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एसएचएम वाला टॉपिक आ जाता है। अच्छा, और इसके अलावा एक और चीज है, जो ब्लड फ्लो है इसको लाजमी पढ़ के जाइएगा। ब्लड फ्लो वाला टॉपिक लाजमी आप लोगों ने रीड कर लेना, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद एसएचएम वाला टॉपिक आ जाता है। एसएचएम वाला टॉपिक आप लोगों को बड़े अच्छे से पहले भी पढ़ा होगा। एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे पास, इसमें नेगेटिव ऑफ ए के, और एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में होता है। जितनी फोर्स लगाएंगे उतना डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होता है उसके अंदर। तो ये एसएचएम वाला भी देख लेना है। टाइम पीरियड भी आपको पता है 2 पाई इनटू एल अपॉन टी, लेकिन नेट में ये आया हुआ व्हाट इज टाइम पीरियड ऑफ सेकंड पेंडुलम, तो वेरी इजी। आपको तो ये पता होगा सेकंड पेंडुलम की लेंथ कितनी होगी, आप लोगों ने कैलकुलेट की होगी, लेकिन आप लोगों से एनईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल अच्छा वो करें। लेकिन वो आपसे पूछता है सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना होता है, दैट इज 2 सेकंड बस। अगर मैं आपसे पूछता हूं व्हाट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड पेंडुलम, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 1/2 और ये कितनी हो जाएगी 0.5 हर्ट्ज। एग्री करते हैं सारे स्टूडेंट? टाइम पीरियड वेरी वेल डन, टाइम पीरियड 2 सेकंड और वेलोसिटी हो जाएगी 0.5 हर्ट्ज। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं, तो हमारे पास वेव्स के रिलेटेड टॉपिक्स आ जाते हैं। वेव्स के रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है, देखते जाए। पहला एमसीक्यूज वेव्स। भाई मैं यहाँ पे आपको एक और चीज क्लियर करना चाहता हूं, जितना आपको बेसिक बता रहा हूं ना, ये आपको नेट का 100% बता रहा हूं। अब जो बाकी टॉपिक्स हैं ना, कॉन्सेप्ट्स के, सॉरी बाकी जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो तो एनईटी कैट में यूज होंगे, वो तो नेट में आते ही नहीं है उस तरह की चीजें। यही तो चीज है कि रेलेवेंसी का, रेलेवेंट कैसे आता है। अब जैसे वेव्स वाले टॉपिक में देखें, वेव्स होती क्या है, वेव हमें पढ़ क्यों रहे हैं भाई? वेव ऐसी चीजें हैं, वेव वो हमारे पास है कि जो एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफर करती है, यानी एनर्जी उस पॉइंट पे थी और अब एनर्जी इस पॉइंट पे आ गई, तो ये वेव्स हैं। इन द फॉर्म ऑफ वेव एनर्जी 1 पॉइंट टू बदल जाती है, ठीक हो गया। अच्छा, अब वेव हमारे पास क्या क्या हो सकती है, आप लोगों ने पढ़ रखा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैकेनिकल वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इलेक्ट्रो ये मैग्नेटिक वेव होती है, इनको नो मीडियम रिक्वायर्ड, नो मीडियम रिक्वायर्ड फॉर देयर प्रोपगेशन, और इनको मीडियम रिक्वायर्ड, यू नो, और इनको मीडियम रिक्वायर्ड, नो मीडियम रिक्वायर्ड। अच्छा जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कौन कौन सी एग्जांपल आ जाएंगी? जैसे सनलाइट है,
बेसिक सी सनलाइट आ जाती है, वो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ठीक है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अच्छा जी, इसके अलावा मैकेनिकल वेव क्या होती है, साउंड वेव। दो बेस्ट एग्जांपल, लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, साउंड क्या है, मैकेनिकल वेव। अच्छा, एक और मैं आपसे मजे की चीज पूछूं, वैसे तो ये एनईटी वाला टॉपिक भी हो जाएगा। जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं पोलराइजेशन, तो मुझे बताएं पोलराइजेशन किस किस की पॉसिबल है। अल्फा ऑप्शन लाइट, बी साउंड, सी बोथ, ए एंड बी डेल्टा ऑप्शन नन ऑफ दिस। तो मुझे बताएं पोलराइजेशन किसकी पॉसिबल है। तो भाई याद रखना, पोलराइजेशन सिर्फ और सिर्फ लाइट की पॉसिबल है, साउंड की पोलराइजेशन पॉसिबल नहीं है। जितनी मैकेनिकल वेव्स होती हैं, जितनी मैकेनिकल वेव्स हैं, उनके अंदर नो पोलराइजेशन, उनमें पोलराइजेशन की जरूरत भी नहीं होती है, तो उनमें नो पोलराइजेशन। याद रखना, हो सकती है पोलराइजेशन, लेकिन आपने इस पे नो लगाना, क्योंकि हमारे सिलेबस में इस चीज को ऐसे लिखा हुआ है, क्योंकि होने का मतलब है कि पोलराइजेशन होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की है। आप कोई एक ऐसा मेथड इन्वेंट करेंगे, आप उसकी पोलराइजेशन कर देंगे, तो वो कोई रियल में एक ऐसा हमारे पास प्रोसेस या मेथड नहीं होगा। इसके बाद हमारे पास आ जाता है लाइट वाला चैप्टर आ जाता है। अच्छा, एक और चीज है, एक हमारे पास होती है स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव्स को क्या बोलते हैं, ये एमसीक्यू पूछा गया। स्टैंडिंग वेव का दूसरा नेम होता है स्टेशनरी वेव्स। क्या नेम होता है, स्टेशनरी वेव्स। और ये वो होती हैं जो एक ही पॉइंट पे, एट वन फिक्स पॉइंट, ये एक ही वन फिक्स पॉइंट पे क्या करती रहती हैं, एट वन फिक्स पॉइंट ये क्या करती रहती हैं, वाइब्रेट करती रहती हैं। तो इसलिए इनके बारे में आप लोगों ने याद रखना है कि कौन सी ऐसी वेव्स हैं जो एनर्जी को ट्रांसफर नहीं करती हैं। एनर्जी को ट्रांसफर करें भी तो इनके बारे में ये आप लोगों ने याद रखना है कि ये जो हमारे पास वेव्स है ना, ये एक ही जगह पे टू एंड फ्रो करती रहती हैं। तो उन वेव्स का नाम क्या है, उन वेव्स का नाम है स्टैंडिंग वेव, या उनको हम कहते हैं स्टेशनरी वेव्स। आई होप आप लोगों को यहाँ पे फुल क्लियर हुआ होगा। अच्छा जी, अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है लाइट के बारे में। अब उसके बारे में कुछ चीजें डिस्कस कर लेते हैं। लाइट वाला, अब लाइट के बारे में आप लोग जाते हैं, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन डायफ्रेक्शन वो सब बोल सकते हैं। इस बार लाइट में ये आ जाता है बहुत फेवरेट एमसीक्यू, दो तीन दफा भी नेट में हुआ है कि अगर हमारे पास लाइट एक मीडियम से स्ट्राइक करके दूसरे मीडियम पे जाए और दूसरे मीडियम से वापस उसी मीडियम में आ जाए, तो इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। ये एमसीक्यूज रिपीट हुआ है, इसको आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। एक और एमसीक्यूज, अगर वो किसी एंगल पे बेंड हो जाए तो ये रिफ्लेक्शन। ये बड़ी बेसिक सी कॉमन सी चीजें, इनको आप लोगों ने याद रखते जाना है। इसके अलावा ये हमारे पास रिफ्लेक्शन हो जाता है। इसके अलावा हमारे पास ये वो पूछ सकते हैं कि लाइट की क्या हो सकती है पोलराइजेशन, वो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया हुआ है। हाइजेंस ने वेव फ्रंट वाला कॉन्सेप्ट किसने दिया था, वेव फ्रंट वाला कॉन्सेप्ट दिया था हाइजेंस ने। अब वेव फ्रंट होते क्या, पहले ये समझ लें। वेव फ्रंट के बारे में हम पूछ सकते हैं भाई, वेव फ्रंट हमारे पास एक ऐसा पूरा पाथ होता है जो आगे लाइट का दूसरा पाथ बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। इसने ये दूसरा पाथ डिफाइन किया, तो ये पहले वाला क्या होगा, प्राइमरी वेव फ्रंट। ये वो लाइट का पूरा पाथ होता है, कीप रिमेंबर, ये पूरा लाइट का पाथ होता है। अच्छा जी, इसके बाद अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा चैप्टर नंबर 10, उसमें ऑप्टिकल फाइबर वाला टॉपिक। उसको अच्छे तरीके से आप लोगों ने पढ़ लेना है, उसमें से चीजें आप लोगों से पूछी जा सकती हैं, ऑप्टिकल फाइबर वगैरह। और सिर्फ एक चीज पढ़ लें, जो आपके पास सिंपल माइक्रोस्कोप है, सिंपल माइक्रोस्कोप, आपके पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, आपके पास टेलीस्कोप है, इन तीनों की सिर्फ और सिर्फ मैग्निफिकेशन को याद रखते चले जाएं बस। अच्छा जी, इसके बाद 11 चैप्टर आ जाता है रिएक्शन काइनेटिक्स के बारे में। उसके अंदर आप लोगों ने जस्ट ये जो बॉयल्स लॉ चार्ट है उसको पढ़ना है। उसमें एक और चीज लिखी है, टेंपरेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल काइनेटिक एनर्जी है। और दूसरा लिखा हुआ है, जितना प्रेशर ज्यादा होगा उतना ज्यादा हमारे पास काइनेटिक एनर्जी। तो ये दो रिलेशन याद रखने हैं। और उसके बाद जो कार्नो इंजन के बारे में लिखा हुआ है कि विच इंजन इज 100% एफिशिएंट, दैट इज कार्नो इंजन। कार्नो इंजन 100% एफिशिएंट है। भाई वो 100% एफिशिएंट क्यों है, क्योंकि ये हमारे पास आइडियल इंजन है। भाई रियल में ऐसा एग्जिस्ट नहीं ना करता, रियल में एग्जिस्ट नहीं करता। इसको तो सिर्फ और सिर्फ हमने एक आइडियलाइज किया हुआ है। जैसे मैं आपको पहले एग्जांपल, जिसने एक आइडियल स्टूडेंट बनाया हुआ है, तो आइडियल रियल में तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लेकिन उसके बिहेवियर को हम पढ़ सकते हैं। इसके अलावा पेट्रोल इंजन है, डीजल इंजन है, वो सारे के सारे इंजन रियल में होते हैं। एफिशिएंसी याद रखें, इसकी 25 to 30% एफिशिएंसी, और डीजल इंजन की 30 to 35% तक एफिशिएंसी होती है। और जो पेट्रोल, ये 4 स्ट्रोक्स इसके अंदर होते हैं, ये भी याद रखना है। अच्छा जी, अब हम सेकंड ईयर में बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड, इसमें बड़े कम टॉपिक्स हैं जिनमें से पूछा जाता है। वो आ जाता है मैग्नेटिक फील्ड वाला। अब मैग्नेटिक फील्ड आप लोग जानते हैं, न्यूटन पर मीटर पर एम्पीयर इसका यूनिट होता है। मैग्नेटिक फील्ड है क्या, जिसको टेस्ला भी बोला जाता है, इसका यूनिट टेस्ला बोला नहीं जाता, सॉरी, इसका यूनिट टेस्ला होता है, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड का पहले तो आप नाम सुने, इसको जनाब हम क्या क्या बोल सकते हैं। एक तो हम इसको बोल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। इसके अलावा इसको बोल सकते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन बोल सकते हैं। इसके अलावा आप इसको मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ये भी इसको बोला जा सकता है। ये तीनों इसके नाम आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड होता है क्या, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, फाई इक्वल टू बी डॉट ए। फाई का यूनिट क्या होता है, वेबर। भाई फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, वेबर। कैन आई राइट वेबर ओवर देयर ऑन द प्लेस ऑफ फ्लक्स एंड मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज बी, एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ एरिया, दैट इज मीटर स्क्वायर। एम आई राइट। अब वेबर किसके इक्वल होता है, न्यूटन मीटर पर एम्पीयर, न्यूटन मीटर पर एम्पीयर। और ये किसके इक्वल हमारे पास आ गया, ये हमारे पास इक्वल आ गया बी इंटू एम स्क्वायर के। अब एक ये उधर चला जाएगा, तो बी का यूनिट क्या आ गया, न्यूटन मीटर पर एम्पीयर अपॉन में आ गया मीटर स्क्वायर। मीटर मीटर से कैंसिल हुआ, तो बी का यूनिट क्या बन गया, दैट विल बी न्यूटन पर मीटर। देखना पर मीटर, एक नीचे मीटर बचेगा और पर एम्पीयर, ठीक है। तो एक तो ये मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट बड़ा फेमस है, पूछ लेते हैं। और दूसरा ये होता है किसके इक्वल है, टेस्ला के इक्वल होता है। और दूसरा जो फ्लक्स है, फ्लक्स के यूनिट भी दो याद रखें, एक वेबर और दूसरा यूनिट होता है न्यूटन मीटर पर एम्पीयर। अब इससे ज्यादा मैं आपको और क्या प्रिसाइज बताऊं, अब ये याद ना रख के जाएंगे तो मैं फिर आपके लिए दुआ कर सकता हूं, दुआ तो वैसे भी करूंगा इंशाल्लाह, लेकिन आप लोग इन चीजों को याद करके जाएंगे, आपका दिल खुश हो जाएगा इंशाल्लाह, नेट आपका बहुत अच्छा होगा। इसके बाद आप देख लें कि बी एमसीक्यूज है कि होलो चार्ज स्फीयर होगा। तो अब होलो चार्ज स्फीयर में ना सारे का सारा चार्ज किधर पड़ा होता है, ओवर द सरफेस ऑफ दैट स्फीयर, एंड इनसाइड दैट होलो चार्ज बैलून ई विल बी जीरो। भाई ई जीरो होगा दरमियान में, क्यों, क्योंकि ऑल द चार्ज इज स्प्रेड ऑल ओवर द सरफेस ऑफ दैट स्फीयर, सो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी जीरो। बट रिमेंबर दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज व्हाट, दैट इज फोर्स per unit charge, and it has been there in NAT as well, ECAT and NET. Like force per unit charge will give you the value of electric field intensity, and that is vector quantity, and you can calculate the unit of electric field intensity, that will be Newton per coulomb. Like force having Newton and charge per coulomb, that will become Newton per coulomb. But remember that we having some other formulas for electric field intensity, like we having E is equal F upon Q. Similarly, we can calculate electric field intensity as we are given distance, that is KQ upon R square. As well, if we having two oppositely charged plates, then we can define electric field intensity and calculate electric field intensity like sigma upon epsilon naught, and for infinite sheet that will be sigma upon 2 epsilon naught. Am I right? And further you can have the fifth relation for electric field intensity, that is mg upon charge. Am I right? The first one is used when force is given, the second one is used when distance is given, the third one is used when you have two oppositely charged plates, one having positive, one having negative, and the fourth one is used when you having infinite sheet, and over there you have to construct a Gaussian surface. Over there you will apply all Gauss's law, and you will come to know about sigma upon 2 epsilon naught. And the fifth one, that is used when mass is given. The mass given over the relation use करेंगे. So that is all about your electric field intensity, and remember that that is a vector quantity. That is vector quantity. Similarly, you having current chapter, current electricity from your second chapter, and remember that current may be electric current or conventional current. For easiness, we take conventional current that starts from positive and ends at negative. And in this chapter, you have two beautiful topics like Kirchhoff's current law, that is KCL, and which is also known as familiar as junction rule, that is junction rule. And the second one is KVL, Kirchhoff's voltage law, that is known as loop rule. All right, KCL is what?
that describes like the value of current. You can define KCL like in a closed circuit you are having so many values of current and all current changings will be equal to 0. यानी किसी एक closed circuit में current change किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। और इसी तरह हमारे पास जो KVL है ये क्या होगा कि जितना भी हमारे पास जो वोल्टेज का चेंज होगा ये 0 के इक्वल होगा। अच्छा ये क्या आप लोगों को फुल क्लियर हो गया? वेरी वेल वेरी वेल। KCL क्या होगा, सारे का सारा करंट का चेंज 0 है, ठीक है। और KVL क्या होगा, सारे का सारा वोल्टेज का, भाई जान I इक्वल टू 0 नहीं है, ये वाला KCL नहीं है, V इक्वल टू 0 ये वाला KVL नहीं है भाई। चेंज इन करंट, चेंज इन डेल्टा, ये वाला ये ट्रायंगल, ये डेल्टा डेल्टा, तो ये चेंज इन करंट 0 होना चाहिए, चेंज इन वोल्टेज 0 होना चाहिए, याद रखना ये KCL और KVL है। वेरी वेल। अच्छा जी, इसके बाद हम फर्दर मूव करते हैं तो हमारे पास बड़ा ही मजे का आ जाता है चैप्टर्स, तीन चैप्टर्स आपके इसमें कवर होंगे। व्हेन एवर, कीप रिमेंबर, व्हेन एवर चेंज इन फ्लक्स, change in flux that will induce what, that will induce your EMF in any circuit। इतनी मजे की चीजें बता रहा हूँ, काश कि आप लोग that you will remember that all and inshallah you will perform your best time ever in NAT and you will get maximum marks inshallah। but the first thing, remember those all concepts which I have already taught you and I'm doing that all in this lecture। अगर आप लोग इस चीज को मेक श्योर करते हैं ना आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, चेंज इन फ्लक्स, whenever there is change in flux EMF is emitted। For example, we having that A surface, we are not known about what is that A surface, but remember that there are so many lines, no there are no so many lines, there are none of one single line, you can say the flux is 0। if flux is 0, then second time you bring a magnet having north pole and south pole and you brought near to that surface, it will emit its magnetic lines। for example, these are 3 lines, now its flux will be like phi equals 3, so its flux has been changed from 0 to value 3, so you can say there is change in flux from 0 to 3, so whenever there is change in flux EMF will be induced। so can we say like in this surface EMF will be induced? yes, of course EMF will be there in that surface A, but what about when you brought that magnet to its initial position like this one, and the flux now will change from value 3 to 0, now you can say like flux has been changed from value 3 to 0, flux is changing, actually flux is changing। in first condition flux was changed from 0 to 3, in second condition flux was changed from 3 to 0, but we are not concerned about flux is increasing or decreasing, we are concerned about just change in flux। so in both conditions flux are going to be changed, so you can say EMF will be induced। भाई EMF induce हो जाएगी, बस इसी तो हमारा कंसर्न है। लेकिन एक और मजे की चीज है, अगर तो आपका सर्किट होगा क्लोज, अगर होगा सर्किट क्लोज या सर्किट आपका होगा ओपन, भाई सर्किट क्लोज है या सर्किट ओपन है, दोनों केसेस में EMF तो इंड्यूस होगा ही होगा, EMF इंड्यूसेस, क्योंकि उसके लिए एक शर्त है सिर्फ चेंज इन फ्लक्स होना चाहिए, टिक लगा दी। लेकिन अगर होगा सर्किट क्लोज तो वो जो EMF है ना वो फर्दर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, करंट में। और अगर आप लोगों का सर्किट है ओपन तो फिर वो EMF किस में रहेगा, सिर्फ और सिर्फ EMF में रहेगा, वो करंट में नहीं जाएगा। करंट का पहले होता है व्हेन यू हैव क्लोज सर्किट, क्लोज सर्किट होगा तो देन यू हैव ग्रेटर वैल्यू ऑफ करंट और सम अदर वैल्यू ऑफ करंट, बट फॉर ओपन सर्किट देयर इज ओनली EMF, यू कांट प्रोड्यूस करंट वैल्यूज, करंट की वैल्यूज को आप नहीं प्रोड्यूस कर सकते हैं। अच्छा जी, तो ये हमारे पास कुछ चीजें आ गई। इसके बाद हमारे पास वो AC वाला टॉपिक हमारा फेवरेट है, उसमें से आ जाता है, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा I is equal I नॉट sin of omega t। ये sin of omega t नहीं होता, वो sin of theta होता है, and you know theta is equal to omega t, and you know what, you can write I not sin of omega t, okay, that is first one, that is second one, and you know omega is what, that is angular velocity, that is equal to 2 pi f, okay, then you can write I is equal I not sin of, over there omega you can write 2 pi f along t, all right, that is third one। but you know what, frequency is what, that is 1 upon time period, reciprocal of time period, so it means we can write I is equal I naught sine of 2 pi t upon t, yeah, frequency is what, that is 1 upon t, so you are having actually 4 relations for your any root mean square current, that is what, that is RMS value of current, that is root mean square current, you can say average current or the current for entire root, you can say that is RMS, and what is I naught, that is maximum value of current, and what is theta, theta is phase angle which is equal to omega t, omega is what, that is angular velocity, that is 2 pi f, what is f, that is frequency, you know all, that is reciprocal of time period। so basically you are having 4 relations, keep remember I is equal I naught sine theta, I is equal I naught sine omega t, and I is equal I naught sine 2 pi f t। but why we are discussing these all 4 relations, because of that he may ask you to compare any relation with having different values। for example, if he has given you a relation for I is equal for example I is equal I naught sine for example 2 pi into for example 50 into t, so you know that 50 is what, that is the value of frequency, because as compare your relation with that one, with third one I is equal I naught sine 2 pi ft, so frequency value will be 50। are you clear or not? आई एम 100% डन विद दैट। तो आप लोग नेक्स्ट मूव करें, अब मैं आपको कुछ और चीजें बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल चैप्टर 17 18 19 में से हिस्सा नहीं है, ये आप लोगों को मैंने बताया हुआ है कि वन NAND गेट आ जाए तो किसके इक्वल है, बताएं, नॉट गेट के। दो NAND गेट आ जाए तो किसके इक्वल है, एंड गेट, ऐसे ही ना, और 3 NAND गेट आ जाए तो किसके इक्वल है, और गेट। लेकिन ये पहले वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, पहले वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अच्छा इसके बाद एक्सरेज वाले में से आ जाता है, एक्सरेज वाले में से याद रखना है इसका वेवलेंथ कितना होता है, 10 रेज माइनस 10 मीटर, और यही किसका वेवलेंथ होता है, इलेक्ट्रॉन का भी, इलेक्ट्रॉन का भी यही होता है और एक्सरेज का भी यही होता है। इसके अलावा एक्सरेज वाले टॉपिक्स में से ये आपसे पूछा जा सकता है, एक्सरेज में एनर्जी किसकी ज्यादा होती है, के सीरीज, क्लियर करके बता रहा हूँ, ये इसकी एनर्जी, लेकिन अब इससे ज्यादा क्लियर और क्या करूँ, के सीरीज की एनर्जी ज्यादा होगी, ग्रेटर देन किससे, एल सीरीज से, एल सीरीज इससे ज्यादा होगी, यानी एल सीरीज की एनर्जी से के सीरीज की एनर्जी ज्यादा होगी। आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर होगा। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास आ जाता है जनाब लेजर वाला टॉपिक। अब लेजर वाले टॉपिक में से देख लें, उसमें से क्या क्या आएगा। लेजर बेसिकली एब्रिविएशन किसकी होती है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, लिख देते हैं लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है लेजर, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। बट ही मे आस्क हाउ मेनी प्रोसेसेस आर देयर इन्वॉल्वड इन लेजर प्रोडक्शन। सो एक्चुअली प्रोसेसेस आर लाइक in two ways. The first one is population inversion, and the second one is simultaneously emission, like stimulated emission, बस ये दो आप लोगों ने प्रोसेस याद रखने हैं। अच्छा जी, नाउ आई एम डन विद 100% विद योर फिजिक्स। यहाँ तक जितनी चीजें बताई हैं सारी की सारी आपकी फिजिक्स में क्लियर हो गई होंगी। अब ये फिजिक्स के मैंने आपको इतना डिटेल में क्यों करवाया, क्योंकि फिजिक्स ऐसा क्वेश्चन है जिसमें से एमसीक्यूज गलत हो जाते होते हैं। अच्छा, अब ये फिजिक्स का जो 2 डेज क्लास में मैंने आपको काम करवाया, इसको अच्छे तरीके से आप लोगों ने कर लेना है, और साथ में इसका आप लोगों ने पीडीएफ के एमसीक्यूज लाजमी करना है। अब पीडीएफ के एमसीक्यूज मेरे पास भी इधर हैं, और वो सब बिलाल से शेयर किया तो मैंने आपको ग्रुप में भेज दिए हैं, पहले के भेज दिए हैं, उसको अच्छे तरीके से आप लोगों ने करना है। अब अच्छा, यहाँ पे मैं आपको 5 नेट के पास पेपर के एमसीक्यूज करवा देता हूँ जो फिजिक्स पोर्शन में से है। सबसे पहले मुझे ये बता दें, यूनिट ऑफ ऐसे यूनिट आप लोगों ने बताना है, इंडक्टेंस। इंडक्टेंस का ऐसे यूनिट क्या होगा, ऑप्शंस आपको दे देता हूँ, एच डब्ल्यू बी, सी ऑप्शन आई एक्स, या डेल्टा ऑप्शन आई एम। बताइए इंडक्टेंस का यूनिट क्या होगा, वेरी वेल डन, दैट इज हेनरी। अच्छा जी, दूसरा एमसीक्यूज, अगर मैं आपसे कहता हूं लाइट ईयर, बहुत इंपॉर्टेंट, लाइट ईयर इज यूनिट ऑफ, बहुत दफा ये एमसीक्यूज रिपीट हुआ है, टाइम, एनर्जी,
डिस्टेंस और स्पीड। बताएं जी, ये किसका यूनिट होता है? एसआई। वेरी वेल डन, दैट इज यूनिट ऑफ डिस्टेंस। भाई लाइट ईयर किसका यूनिट होता है? डिस्टेंस। भाई लाइट ईयर है ना, लाइट ट्रैवल इन 1 ईयर, यानी लाइट एक साल में कितना ट्रैवल किया है, तो ट्रैवलिंग दैट इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस ना, तो डिस्टेंस का ही यूनिट बनेगा। वेरी वेल डन। अच्छा जी, इसके बाद अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट वन। आप लोग मुझे बताएं एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। कैपेसिटी का ये तो आपको पता ही होगा, फैराड होता है, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद आप लोगों ने बताना है कि विच फिजिकल क्वांटिटी, विच फिजिकल क्वांटिटी इज नॉट डिफाइंड, ये भी आया हुआ है नेट के अंदर, नॉट डिफाइंड इन टर्म ऑफ, इन टर्म ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया। कौन सी चीज फोर्स पर यूनिट एरिया के टर्म में डिफाइन होती है? स्ट्रेस, प्रेशर, सी ऑप्शन स्ट्रेन, डी ऑप्शन यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस। बताएंगे भैया, आप सब लोग जानते हैं कि स्ट्रेन ही फोर्स पर यूनिट एरिया में डिफाइन नहीं होती। स्ट्रेस भी क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर भी क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। और यंग्स मॉडुलस भी क्या होता है? यंग्स मॉडुलस होता है स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन आ जाता है, और स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, और स्ट्रेन का नो यूनिट। सो एक्चुअली स्ट्रेस इज व्हाट दैट इज यंग्स मॉडुलस, एंड यंग्स मॉडुलस इज व्हाट दैट इज स्ट्रेस। सो आई होप आप लोग याद इसको रखें। हाँ, स्ट्रेन का यूनिट भी नहीं होता है। आई होप कि अब आप लोगों को ये चीजें क्लियर हुई होंगी। अच्छा, कंप्यूटर के लिए और केमिस्ट्री के लिए आप लोगों के लिए ऑलरेडी सारी वर्किंग कर ली हुई है। कंप्यूटर और केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट देखें, आप लोगों ने जाना है वेबसाइट पे www.passpk.com। इस वेबसाइट पे जाएंगे और इस वेबसाइट के स्टार्ट वाले पेजेस पे आप लोगों को 11 + 12 केमिस्ट्री के भी और कंप्यूटर के भी चैप्टर वाइज एमसीक्यूज मिलेंगे। केमिस्ट्री के भी कंप्यूटर के भी चैप्टर वाइज, इन दोनों के मैं लिख देता हूँ, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज मिलेंगे। वो भाई करके चले जाएं, 100 होंगे, आई नो वो ज्यादा है, लेकिन वो अगर आप लोग करके चले जाएं तो आप लोगों को 100% क्लियर है। इसके बाद बायोलॉजी वाले स्टूडेंट आ जाए। बायोलॉजी वाले स्टूडेंट जस्ट अपने जो इंटर के एमसीक्यूज है ना, इंटर के एमसीक्यूज जो एक्सरसाइज या पास पेपर बोर्ड वाले हैं, वो एमसीक्यूज पढ़ के जाएंगे, और साथ में जो पीडीएफ दिया है उसको पढ़ के जाएंगे, और साथ में जो मैथ आ जाता है, मैथ के सिर्फ और सिर्फ जो बेसिक मैथ के भी क्वेश्चंस करवाए हुए हैं ना, वो बहुत आ जाते हैं। जो एडवांस मैथ में से आएंगे और बेसिक मैथ आपके दोनों सिमिलर होंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। देखिएगा, अब जो बेसिक मैथ वाले क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, अब सॉरी जो एडवांस मैथ वाले हैं ना, वो बहुत ही ज्यादा ईजी होंगे। एडवांस मैथ से ज्यादा डिफिकल्ट है बेसिक मैथ का। एडवांस मैथ में मैं आपको बता देता हूँ, एक फैक्टराइजेशन वाला टॉपिक, फैक्टराइजेशन, इसको अच्छे तरीके से आप लोगों ने कर लेना है। मैट्रिक्स वाला टॉपिक लाजमी कर लेना है, मैट्रिक्स वाला और डिटरमिनेंट वाला, इन चीजों को कर लेना है। इसके अलावा जो हमारे पास वो अरिथमेटिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन है और हार्मोनिक मीन है, इनके रिलेशंस याद रख के चले जाना है। मैथमेटिकल इंडक्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और ट्रिग्नोमेट्री, इसमें से छोटे छोटे टॉपिक्स आप लोगों ने करके छोटे छोटे क्वेश्चन करके चले जाना है। फर्स्ट ईयर बेस ज्यादा एमसीक्यूज आप लोगों से आते हैं। इसके बाद डेरिवेटिव वाला, अब डेरिवेटिव बहुत ही ज्यादा बेसिक लेवल का है भाई, वो आपसे ये वाले डेरिवेटिव नहीं कैलकुलेट करवाएंगे, ठीक है, वो आपसे बेसिक वाले करवाएंगे, सही है ना, या आपसे ये वाले नहीं करवाएंगे, ये वाले, ठीक है, बेसिक वाले आप लोगों से करवाएंगे। तो वो डेरिवेटिव का चेन रूल, प्रोडक्ट रूल वो अच्छे तरीके से याद रख लें। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों को देता हूं, जैसे x5 का प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन ये पावर रूल लगेगा ना, पावर स्टार्ट में पावर से एक कम और पावर के बगैर बना जाता है। अगर दो फंक्शन है x और y दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट में x ले रहा हूं, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज और फर्स्ट का डेरिवेटिव, वो x का 1 आ जाएगा, यानी dx अपॉन dx। तो ये इसकी जगह पे dy और dx की जगह पे y1 लिखा जा सकता है, और ये y आ गया, तो ये इसका आंसर आ गया। तो इस तरह की चीजें, ये क्वेश्चन रूल आ जाता है, x अपॉन y लिखा हुआ है, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, नीचे वाले फंक्शन एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव प्लस ऊपर वाला एज इट इज और नीचे वाले का डेरिवेटिव, वो y1 लिख लिया। तो इस तरह करके आप लोगों से ये पूछे जा सकते हैं, बेसिक बेसिक, ठीक है। इसके बाद आ जाता है इंटीग्रेशन। लेकिन एक और चीज आपको बताऊंगा, डेरिवेटिव आप लोगों को क्या बताता है? सिंपल सी बात, डेरिवेटिव किसको बताता है? डेरिवेटिव आप लोगों को बेसिकली बताता है स्लोप के बारे में। किसके बारे में? स्लोप ऑफ कर्व। इंटीग्रेशन किसके बारे में बताती है? इंटीग्रेशन आप लोगों को बताता है एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व। तो भाई देखें, अगर तो आप लोगों को कर्व का स्लोप निकालना है तो डेरिवेटिव उस चीज का ले लेना है, अगर आप लोगों को एरिया अंडर द कर्व निकालना है तो इंटीग्रेशन ले लेनी है। तो ये दो बातें आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है। इसके अलावा एडवांस में चीजें आएंगी एनईटी ईकैट के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं आपको फिजिक्स का भी गाइड कर दिया, कंप्यूटर केमिस्ट्री वाले क्या करेंगे, वेबसाइट पे जाएंगे, उस वेबसाइट पे मजे की बात, वेबसाइट पे सारे आंसर मिलेंगे, विद आंसर मिलेंगे। कोई कॉन्सेप्चुअल तो है नहीं भाई, नेट क्वेश्चन थोड़ी पूछना है कि ये कैपेसिटर की प्लेट्स हैं, कैपेसिटर की प्लेट के दरमियान कोई डाइलेक्ट्रिक रखा, डाइलेक्ट्रिक का कांस्टेंट 4 था, तो बताएं कैपेसिटेंस कितनी कम होगी, इसका कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। आपको तो पता है C = A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D होता है एक रिलेशन वैक्यूम के लिए, और C मीडियम के लिए रिलेशन होता है A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R अपॉन D, कि अगर कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आएगा वो इधर रख लेंगे। तो ये आप लोग जानते हैं, वो सारा आप कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों से नेट के अंदर, NTS नेट के अंदर बहुत बेसिक वाली चीजें पूछेंगे। आई होप आज का लेक्चर भी आपके लिए यूजफुल हुआ होगा। बाकी इंग्लिश की जो पीडीएफ आपको सर ने एनईटी के लिए भेजी है, वही नेट के लिए करके चले जाएं, उसमें आपका सारा कवर है, चाहे पीयू हो, एनईटी हो, नेट, उसमें आपका कवर हो जाएगा। इसके बाद जितना मैं फिजिक्स के करवाएं ये अच्छे से कर लें। लेकिन एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट, कि जितनी आपको पीडीएफ दी गई है भाई, वो ऑल डन होनी चाहिए, ऑल डन। जितने आप लोगों को रिकॉर्डेड लेक्चर्स दिए गए हैं, वो सारे के सारे ऑल डन होने चाहिए, अगर आप लोग वाकई में अपना नेट क्लियर करना चाहते हैं। और कई स्टूडेंट हैं वो बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, इन सारी चीजों को डन कर रहे हैं। और इसके अलावा जितने आपको टेस्ट भेजे गए होंगे, वो सारे के सारे आपके ऑल डन होने चाहिए। ये चीजें करने के बाद आप लोग ये वन शॉट लेक्चर लेंगे तो आप लोगों को 100% फायदा होगा इंशाल्लाह। अल्लाह से दुआ है इंशाल्लाह आप सबको अल्लाह कामयाब करे, अल्लाह पाक आप सबको 90+ में मार्क्स दे इन योर नेट टेस्ट। चाहे आप लोगों का फैसलाबाद में सेंटर है, लाहौर में, इस्लामाबाद, कहीं पे भी आप लोगों का सेंटर है, अल्लाह आप सबको कामयाब करे इंशाल्लाह ताला। अच्छे से आप लोग इसको दें नेट के टेस्ट को। बाकी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। और हाँ, एक चीज लास्ट में मैं कहना चाहूंगा, मैंने पहले भी कहनी थी, कि जितने स्टूडेंट क्लास में आते हैं और एंड तक कितने रहते हैं, तो आप लोगों का ये सारा टाइम पीरियड डिसाइड करता है कि आप लोग अपने फ्यूचर के साथ कितने सिंसियर हैं। आप लोगों में से स्टूडेंट होंगे जो 90+ में जाएंगे, रिमेंबर एंड नोट माय वर्ड, जितने आप में से स्टूडेंट बैठे हुए क्लास ले रहे हैं, हर एक को सारी चीजें होती हैं, काम भी होते हैं वो। तो लाइफ में मेरी एक एडवाइस याद रखनी है, कंसिस्टेंसी लेके आनी है लाइफ में, अपने जो गोल्स एम्स हैं इनसे चिपके रहना, हट नहीं जाना, बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो जैसे आप स्टूडेंट हैं और क्लास में एंड तक रहे हैं, अल्लाह इंशाल्लाह आप सबको कामयाब करेगा।